नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। बिहार में बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया है। जो उम्मीदें बीजेपी लगाकर बैठी हुई थी, जो प्रोपेगेंडा बीजेपी की तरफ से रचाया जा रहा था, अब उस पर किस तरीके से बड़ा प्रहार जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। लगातार बीजेपी इस बात को किस तरीके से फैलाने की कोशिश कर रही थी, किस तरीके से अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखी जा रही हैं। जेडीयू की बैठक हुई और जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि नॉर्मल बैठक है, साल में एक बार ये बैठक होती है, कार्यकारिणी की ये बैठक थी, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की खबरें फैलाई गई। बताया ये गया कि एनडीए में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब बैठक में शामिल होते हैं तो उन मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं जिससे बीजेपी घिर जाती है। सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया जाता है, जातीय जनगणना पर बात की जाती है, जहां पर बीजेपी कतराती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के मुद्दों को उठाती हुई जेडीयू नजर आती है और इसके साथ ही ललन सिंह के इस्तीफे पर जो तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, जो तमाम तरह की बयानबाजी चल रही थी, हमने जो सच्चाई बताई थी, हमने जो हकीकत आपको दिखाई थी, वही हुआ कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला जेडीयू की तरफ से लिया गया है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, जेडीयू को मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। और किस तरीके से इस पर ललन सिंह का बयान भी आया था, मीडिया को किस तरीके से वो फटकार लगा रहे थे। इससे पहले भी हमने आपको अपने ही प्रोग्राम में दिखाया था कि मीडिया जो झूठ चला रहा था उसकी सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी। और एक और बड़ा एक खुलासा हो रहा है और किस तरीके से हकीकत सामने आ रही है वो भी आप देखिए कि जिस नीतीश कुमार को वो एनडीए में शामिल करवा रहे थे, बीजेपी के करीबी बताए जा रहे थे कि वो पलटी मारेंगे, वही नीतीश कुमार किस तरीके से बीजेपी को बिहार में बड़ा झटका दे रहे हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और उसके बाद लोकसभा की सीटें वहां आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को बिहार में तगड़ा झटका लग रहा है और इसीलिए शायद ये तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी, प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था, लेकिन प्रहार बीजेपी पर हो गया है। अभी बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। उनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कोई भी अगर स्वाभिमानी होगा तो इस तरह से वो विदाई जो है वो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। ललन सिंह का बयान क्या कुछ रहा है, किस तरीके से मीडिया को वो फटकार लगा रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए और उसके बाद जो बड़ा खुलासा हुआ है उस खुलासे पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। ललन सिंह का यह बयान सुनिए। आप लोग को बता दें सर, और क्या बातें हुई है सर, और क्या बातें हुई है लेकिन जो सर बात थी क्या तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे और इस्तीफा का ड्राफ्ट भी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के आप लोग लाइएगा उसको देख लेंगे सब कुछ। सर क्या लगता है, तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी जो ड्राफ्ट तैयार करेगी उसको हम आपसे ले लेंगे। किस तरीके से मीडिया पर तंज था ललन सिंह का और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी का जो एजेंडा है वो मीडिया चला रही है, मीडिया किस तरीके से तमाम उन बातों को किस तरीके से हवा दे रही है जिससे बीजेपी को फायदा हो। लोकसभा चुनाव है, बीजेपी तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर ही रही है, लेकिन मीडिया किस तरीके से चुनाव जिताने की तैयारी कर रहा है, किस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहा है, साफ तौर पर इस पर खुलासा हो रहा है। और इसके साथ ही जिन मुद्दों को कार्यकारिणी की बैठक में उठाया गया है, उन मुद्दों से किस तरीके से बीजेपी घिरी है, किस तरीके से बीजेपी आहत हुई है और सच्चाई वही जो हमने आपको बताया, जो हमने आपको दिखाया, सच वही निकला कि ललन सिंह लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर वो अब नीतीश कुमार को कार्यभार जो है वो सौंप रहे हैं और खुद वो मुंगेर से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे और लोकसभा में वो लड़ाई लड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये जो पूरी लड़ाई है इंडिया गठबंधन की वो बीजेपी के खिलाफ है। अब इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे ऑनलाइन एडिटर हमसे जुड़ गए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, बिहार की जो राजनीति है, किस तरीके से तमाम अटकलें चल रही थी, तमाम खबरें चलाई जा रही थी, कल से ही हम दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है, नीतीश कुमार ने जो अब बड़ा दांव चला है, किस तरीके से बीजेपी घिर गई है, जिन मुद्दों पर वो बात नहीं करना चाहती, सांसदों को थोक के भाव में निलंबित कर दिया जाता है, उस पर चर्चा हुई है, जातीय जनगणना पर चर्चा हुई है। कितना बड़ा झटका बीजेपी को लगा है बिहार में? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसमें ये होना ही था और भारतीय जनता पार्टी जिस मीडिया के जरिए राजनीति कर रही है उसका भी यही हश्र होना था। जिस तरीके से मीडिया ने खबरें चलाई जनता दल यूनाइटेड के अंदर की चीज़ों को लेकर के, उससे साफ लग रहा था कि ये जो है वो एजेंडा एक चलाया जा रहा है, उस एजेंडे के तहत इस तरह की खबरें
परोसी जा रही थी और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो जाने वाले हैं, कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ के वो एनडीए में चले जाएंगे, या क्या होगा, ललन सिंह इस्तीफा देने, इस तरह की चीज़ें। जबकि हम लोग कल भी जब चर्चा की थी हम लोग, तब भी ये कहा था कि जुलाई में उनका समय चूंकि पूरा हो चुका है, वो मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी जाहिर सी बात है कि जो आदमी स्वयं चुनाव में जा रहा है तो वो किस तरीके से अध्यक्ष पद जो है वो संभाल सकता है, क्योंकि अध्यक्ष का पद जिम्मेदारी का होता है, महत्वपूर्ण होता है, बहुत से निर्णय जो अध्यक्ष के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को लेने पड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब आज जिस तरीके से चीज़ें साफ हुई, उससे मालूम पड़ गया कि किस तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा था। असल में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार इस समय इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण धुरी बन करके उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से गठबंधन को बनाने में उनकी भूमिका रही है, और कहा भी उन्होंने, ये कहा भी कि भाई हम क्यों नाराज होंगे, जिस समय खबरें चली कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा भी कि हम क्यों नाराज होंगे, हम तो बनाने वालों में। तो अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी भी तरीके से ये माहौल बनाया जाए कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब चीज़ें ठीक नहीं है, और सीट शेयरिंग को लेकर के या प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है उसको लेकर के बहुत सारी जो है वो अंदर फ्रैक्शंस चल रहे हैं। जबकि ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन किसी को भी चेहरा बना करके मैदान में नहीं जाएगा, सब अपने अपने चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन के पास चेहरों की तो कोई कमी नहीं है, चेहरों की कमी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में कोई चेहरे की कमी नहीं है, और तमाम चेहरे हैं जो बन सकते हैं। संजय राउत पिछले तो कहा था कि भाई कोई भी बन सकता है, राहुल गांधी बन सकते हैं, प्रियंका गांधी बन सकती हैं, खड़गे जी बन सकते हैं, नीतीश कुमार बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, तमाम यहाँ चेहरे हैं। तो चेहरे का संकट इंडिया गठबंधन में नहीं है, चेहरे का संकट भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि उनके पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। तो यही बात ये थी। और आज जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी में जो जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसा आपने भी कहा कि ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं। जी, जातिगत जनगणना को तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से फर्जी करार दे चुकी थी, जो वहाँ हुई है बिहार में। अमित शाह तो जाकर ये बोल आए थे कि इसमें जो है हेरा फेरी की गई, सब बातें। तो ये जिस तरह की चीज़ें हुई है, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी परेशानी पैदा करने वाली है, और इसीलिए इस तरीके की खबरें जो थी वो मीडिया के जरिए प्लान करवाई आई थी। अब मजे की बात यह है कि अब वही मीडिया कह रहा है कि उसकी बात पे मोहर लग गई है, और उसने खबरें दी थी वो सब सही थी, तो भाई सब खबरें दी, आप तो शामिल करा दी नीतीश कुमार को एनडीए में। क्या खबर चलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं एनडीए में शामिल होने के लिए, और अभी जो हम लोग बाइट सुनवाई उसमें भी ये कहा जा रहा था कि भाई आप तो आ रहे हैं शामिल होने के लिए, एनडीए में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, कल हम लोग सुनवाई थी। तो ये सारी जिस तरह की चीज़ें सब फैलाई, तो ये मीडिया का कुचक्र था, दुष्चक्र था, और जिसको मुझे लगता है कि जनता यूनाइटेड ने बहुत खूबसूरती के साथ इस मीडिया की सारे उसकी प्लान की थी वो हवा निकाल दी एक तरीके से। जी अमलेंद्र जी, बिल्कुल सही आपने कहा। मंत्रिमंडल को लेकर भी खबरें आ रही थी कि किस तरीके से अब राष्ट्रपति शासन लग सकता है और सरकार गिर सकती है, तमाम तरह की खबरें इस तरह की चलाई गई। लेकिन नीतीश कुमार ने जो दांव चला, उससे मीडिया भी धराशायी है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के एजेंडे को हवा दे रहा था, लगातार उस पर किस तरीके की खबरें बना रहा था, और वहीं पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की भी हवा निकल गई है। इसीलिए अब ललन सिंह को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले ये बताया गया कि पार्टी के अंदर फूट है और नीतीश कुमार जो है वो सरकार से नाखुश हैं, लालू प्रसाद यादव से उनकी अनबन चल रही है, इस तरह की खबरें लगातार चलाई गई। आप सोचिए, मीडिया जो इन तमाम खबरों को इस तरीके से चला रहा था, अब जब सच्चाई सामने आ गई, हमने कल आपको यह दिखाया कि ललन सिंह लोकसभा चुनाव को लेकर वो उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है, तो वो कार्यभार नीतीश कुमार को सौंप सकते हैं, और जो भी फैसला लिया जाएगा जेडीयू को मजबूत करने के लिए लिया जाएगा, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए जाएगा, और वही फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम खबरें चला रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो सही हो गया। लेकिन आप देखिए कितना झूठ परोसा जा रहा है, किस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी। आज वो बीजेपी जो कल तमाम तरह की खबरें प्लान कर रहे थे, बीजेपी के नेता तमाम तरह की बातें कर रहे थे, आज वो ललन सिंह के इस्तीफे से आहत दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई उनका स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और उनका जो उनकी विदाई हुई है वो स्वीकार नहीं करेंगे। अब ललन सिंह खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे कामकाज करना है, लोकसभा का चुनाव है, और इसके लिए उन्होंने खुद जो है वो नीतीश कुमार के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। 3 मुद्दों पर कार्यकारिणी की बैठक में जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। सांसदों के निलंबन का मुद्दा था, और इसके साथ ही जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर, जैसे कि अमलेंदु जी आपने भी कहा कि जब अमित शाह जाते हैं तो वहां फर्जी करार देते हैं, लेकिन बैठक में उसकी तारीफ की गई। दीपक जी, आप देखें किस तरीके से जो झूठ था वो अब सामने, सच जो है वो सामने आ चुका है, और जो झूठ लगातार परोसा जा रहा था, अब उस पर जनता किस तरीके से आगे इन पर विश्वास करेगी। और जो कुछ भी सच्चाई सामने आई है, बीजेपी को बड़ा झटका जो है बिहार में लग रहा है, क्योंकि उनके जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं दिख रहे हैं। जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात से निराशा होगी कि
जो जेडीयू है उसमें एक अंदाज था इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, कि इसमें अगर फूट पड़ती है तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण धड़ा है इंडिया गठबंधन का, जो जेडीयू है, और उसके जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, इनको अगर ये समस्या होती है, आपस में कुछ खींचतान होती है, तो उसका असर जो है इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है समग्र रूप से। वैसा कुछ हुआ नहीं, और जैसा हम लोग का कल से भी अंदाज यही था कि एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, और चूंकि इनका ललन सिंह का जो है वो पूरा हो चुका था कार्यकाल, तो हो सकता है इस्तीफा दे भी दें, या शायद हो भी गया हो अब तक, जब तक हम बात कर रहे हैं, तो ये बात अभी और स्पष्ट हो जाएगी। और ये लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार जो है फिर से एक बार जो है इसकी कमान सौंपेंगे। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अब इतना महत्वपूर्ण फेज में आ गया है ये पूरा का पूरा विपक्ष की जो एक तरह से जो लोकसभा चुनाव एकदम सामने है, तो उसमें चूंकि नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो वो अगर इस पार्टी के भी प्रमुख बने रहेंगे तो उसका एक असर दूसरा ही होता है। देखिए 2 बार के सांसद हैं ये अपने ललन सिंह, तो एक बार बेगूसराय से, दूसरी बार मुंगेर से, तो मुंगेर से अभी दोबारा जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय एक सीटों का बंटवारा भी एक महत्वपूर्ण चीज होगी। इसलिए हर किसी लोकसभा का जो प्रत्याशी है या जिसकी अपनी सीट है, वो अपनी सीट पर जाकर तुरंत काम इसलिए शुरू करना चाहता है ताकि उसकी दावेदारी बनी रहे। हालांकि उनके सीट को लेकर कोई ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, निश्चित रूप से मुंगेर से ही दोबारा वो प्रत्याशी होंगे, क्योंकि उनका लोकसभा में बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है, मोदी है, शाह है, इनको अच्छा खासा कई मुद्दों पर घेरा है। जो भी जनहित के प्रमुख मुद्दे थे, वो बढ़ती तानाशाही जो थी, उन सबको लेके घेरा है। आज देखिए, आज जो है ललन सिंह ने जब पत्रकारों से बात करके उन्होंने एक और बहुत ही कटु किस्म का एक वो किया, तंज कसा, कि आप भारतीय जनता पार्टी से जाके अपना हमारा ड्राफ्ट मंगल ले आइए, हम उस पर दस्तखत कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब ललन सिंह जो है वो भी एक तरह से ठान चुके हैं कि गोदी मीडिया जो है, या दरबारी मीडिया जिसको हम जो भी कहें, वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, उसको एक तरह से जो है ललन सिंह पूरी की पूरी तरीके से एक्सपोज कर देना चाहता है। उसका एक कारण ये हो सकता है कि ललन सिंह के साथ भी बहुत ज्यादा जाति की गई है, ना तो उन्हें इस तरीके से उनके बारे में बातें प्रचारित की जानी चाहिए थी गोदी मीडिया को, लेकिन पिछले कुछ समय से जो माहौल बनाया गया उनमें और नीतीश कुमार के बीच अनुबंध की भी कोशिश की कराने की कोशिश की गई, उन सब में कामयाब तो नहीं हुआ गोदी मीडिया, और अब बातें जो है सीधे सीधे स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ललन सिंह भी काफी नाराज है गोदी मीडिया से, और कोई भी होगा, कोई भी व्यक्ति जो होगा, अगर उनके बारे में इस तरीके की अफवाहें लगातार फैलाई जाए, हालांकि बार बार बोलते भी रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे कई कई तरह की चीजें हैं। तो इनके प्रवक्ता हैं विजय चौधरी, वो भी बार बार बोलते रहे कि कोई टूट फूट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनका अपना जो मीडिया है, जिसको उन्होंने छोड़ रखा है विपक्षी दलों के बीच रिपोर्टिंग करने के लिए कहिए, तो इस तरीके की अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो हवा बांधने की कोशिश करता है। तो आज की जो बैठक है जेडीयू की कार्यकारिणी की जो बैठक है, निश्चित रूप से अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई बहुत ज्यादा मतलब अब एक तरह से सब कुछ तो स्पष्ट हो गया है। अब गोदी मीडिया किस तरीके की खबरें चलाता है, क्या चलाते हैं, देखते बात होगी। लेकिन कल की बात को इसलिए एक बार फिर से दोहराया जाना जरूरी है कि मीडिया को अपनी साख को बचा के रखना चाहिए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी चीजें उसे नहीं लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वो न केवल अपने प्रोफेशन के साथ वो एक तरह से हम कहें कि अन्याय कर रहे हैं, बल्कि अपने दर्शकों, पाठकों, मतदाताओं के साथ भी एक तरह से वो अन्याय ही कर रहे हैं। इसके प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है मीडिया को। आंचल जी। जी दीपक जी, अमलेंदु जी, बिहार की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर हुआ और जिस तरीके से बीजेपी को झटका देते हुए नीतीश कुमार ने पाला बदला था, उसके बाद से ही आहत बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को किसी तरीके से मना लिया जाए, लेकिन अब वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार भी अब बिगुल फूंक चुके हैं और किस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी को पटखनी देने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए किस प्रकार से मुश्किलें जो हैं वो लोकसभा चुनाव में बिहार में बढ़ने वाली हैं? देखिए, बिहार में ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और आपको याद होगा नीतीश कुमार का वो बयान, उन्होंने कहा था कि अगर सब एकजुट होकर मिले तो भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे रह जाएगी। अब वो 100 के नीचे रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार से परेशानी समझी जा सकती है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के बनने से पहले ये बात कही थी कि अगर सब एकजुट होकर के लड़े तो भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे रह जाएगी। अब इंडिया गठबंधन बन चुका,
विपक्ष के तमाम बड़े दल जो जिनकी पूरे देश में उपस्थिति है वो सब एकजुट हो चुके। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब एकजुट हैं, सबके मुद्दे एकजुट हैं। कल जिस तरीके से कांग्रेस की रैली हुई है नागपुर में, और वहाँ से जिस तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर के बातें की हैं, मतलब रैली कांग्रेस की और वो बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो दिया गया है। इसी तरीके से विपक्ष के मतलब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो भी बात कर रहे हैं वो सब यही बातें कर रहे हैं कि चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा इस पर सवाल ही नहीं है, सीट शेयरिंग क्या होगी इस पर कोई सवाल ही नहीं है, जो होगी वो हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व सब सारे दलों के बैठेंगे, वो आपस में तय कर लेंगे, तो इसलिए वो कोई संकट नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानी है नीतीश कुमार को लेकर के खासतौर से वो यही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया और जिस तरीके से वो जाकर के मिले आरजेडी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था, मतलब पिछले से पिछला चुनाव जो हुआ था, जो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे, तो उसमें देखा जाए तो एक तरीके से क्लीन स्वीप जो है वो दोनों ने मिलकर के विधानसभा के चुनाव में कर दिया था। आज भी बिहार के अंदर परिस्थितियां यही है कि अगर आरजेडी और जनता यूनाइटेड और कांग्रेस और भाकपा माले मतलब जो गठबंधन वहाँ तैयार हुआ है, ये एकजुट होकर के लड़ता है, तो आज भी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की स्थिति बिहार में है इंडिया गठबंधन की। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो किसी भी तरीके से जो है कोई ना कोई विवाद की स्थिति जो है वो ना भी हो तो उसे हवा देना चाहते हैं, ताकि वो मीडिया के जरिए जो एक हवा ये बनाई जा सके कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब मिलाकर के ठीक नहीं है और नीतीश कुमार के ऊपर ही सबसे ज़्यादा वो इस समय प्रहार कर रहे हैं। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो अटैकिंग आर्मी है, जो ट्रोल आर्मी है, उसके निशाने पर नहीं है, इस समय नीतीश कुमार निशाने पर है। और नीतीश कुमार क्यों निशाने पर है? नीतीश कुमार इसीलिए निशाने पर है क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम पहले जो थी वो चलाई थी। तो इसलिए नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा निशाने पे है कि किसी भी तरीके से अगर नीतीश कुमार को ही उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए या जदयू को किसी तरीके से अगर बदनाम कर दिया जाए, तो इंडिया गठबंधन की जो एक धुरी बन चुकी है एक तरीके से इसको एकजुट करने की, तो उस पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सफलता मिल सकती है, ये था। लेकिन वो जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने आज अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके जिस तरीके से जो मुद्दे सामने रखे, वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल सांसदों के निलंबन का जो उठाया गया है जी, तो सांसदों के निलंबन का मुद्दा अगर जनता यूनाइटेड उठा रही है, इसका मतलब इंडिया गठबंधन इस मसले पर एकजुट है और एकजुट होकर के ही वो चुनाव के बीच जा रहे हैं। और जो सरकार के ऊपर जो तानाशाही के आरोप लग रहे हैं, उस तानाशाही को लेकर के भी इसका मतलब जनता यूनाइटेड और इंडिया गठबंधन जा रहे हैं चुनाव में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के परेशानी का सबब है और इसीलिए मीडिया के जरिए जो है वो अफवाहें फैलाने का काम किया गया। और मैं दीपक जी की बात से 100% सहमत हूँ कि मीडिया को किसी भी राजनीतिक दल का टूल नहीं बनना चाहिए, वो चाहे कोई सा मीडिया हो, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे दरबारी मीडिया हो, चाहे कोई मीडिया हो। अब देखिए आप बार बात आती है साहब, गोदी मीडिया पता नहीं वो किसने नाम दिया गोदी मीडिया, उसकी छोड़ दीजिए कौन है। लेकिन जो यूट्यूब पे भी जो मीडिया के लोग धुरंधर हैं वो भी जो से इसमें बह गए थे, वो भी सब इसी तरह की खबर चला रहे थे, तो वो भी उसका टूल बन रहे थे। तो मुझे लगता है कि मीडिया को किसी भी राजनीतिक दल का टूल नहीं बनना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता जो है वो कायम रखनी चाहिए। आपके अपने विश्लेषण हो सकते हैं, आपकी कोई विचारधारा हो सकती है, लेकिन आप उस विचारधारा या उस विश्लेषण में आप किसी का टूल बन जाए, वो चीज़ जो है वो गलत है। मुझे लगता है कि जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, कॉर्पोरेट मीडिया कहा जाता है, कि वो कितना मुख्य धारा का है पता नहीं, है भी मुख्य धारा की नहीं है, कौन सी मुख्य धारा है, लेकिन उसको भी इसमें टूल नहीं बनना चाहिए। आंचल जी अमलिनी जी, दीपक जी, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, जो 40 सीटें वहां पर हैं, किस तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लगातार हम बता रहे थे कि जेडीयू और आरजेडी और इसके साथ ही कांग्रेस और वाम दल जो है वो मिलकर जिस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी वहां पर कितना कामयाब हो पाएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है, जो कांग्रेस के मुद्दे हैं उन मुद्दों को बाकी जो दल हैं वो भी उठा रहे हैं और एकजुट होकर लड़ाई जो है वो लोकसभा की लड़ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर हम विधानसभा की भी इसमें देखें तो विधानसभा में भी क्या था कि केवल जो जेडीयू और आरजेडी ये कम से कम विचारधारा के रूप में भी कम से कम दो नजदीक के थे, वामदल भी है निश्चित रूप से। अब इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कुछ मतों का विभाजन होता था वो बिल्कुल नहीं होगा लोकसभा चुनाव के दौरान। पहले भी बिहार से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती हमेशा दी जाती रही है, न केवल दल के रूप में बल्कि विचारधारा के भी रूप में। आप याद कीजिए कि जिस समय 90 के दशक की शुरुआत में जब राम मंदिर
का रथ लेकर आडवाणी जी चले थे, तो कई राज्यों से गुजरते हुए गए, लेकिन उनको थाम दिया गया बिहार के अंदर। अब बिहार में उस समय उन्हें बाकायदे नजरबंद कर दिया गया लालकृष्ण आडवाणी को। ये अलग बात है कि उसका और दूसरा असर हुआ, लेकिन वैचारिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हमेशा से जो प्रहार होता है वो बिहार से बड़ा मजबूत तरीके से होता आया है। नीतीश कुमार लगातार हमलावर रहे हैं उन भारतीय जनता पार्टी की। जो जिस तरीके से सरकार दोनों ने मिलकर चलाई थी, उसको अगर हम एक तरफ रख दें, हालांकि उसको कई लोग अभी भी मानते हैं कि वो एक गलती थी, लेकिन वो हो सकता है कि उस समय नीतीश कुमार ने किसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, उनकी सरकार भी चली है, लेकिन इसके बाद भी जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है वो वहां से कभी भी नहीं छूटा बिहार की राजनीति से। और बीजेपी के साथ सरकार चलाने के दौरान भी नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय पर हमेशा जोर दिए रखा था। आप देखिए आज भी जो है सामाजिक न्याय का अगर कोई पोस्टर बॉय किसी को कहा जा सकता है तो नीतीश कुमार ही है। तो नीतीश कुमार इन्हीं के 2-3 आइडियाज को आगे बढ़ाया गया है। पहला जो आइडिया था वो है विपक्षी गठबंधन का, एकता का। आप याद कीजिए कि ये मामला लगभग ठंडे बस्ते में चला जा चुका था, लेकिन एक बैठक में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की बैठक के दौरान जिस समय उसमें एक सभा को संबोधित करने गए थे, उस समय इन्होंने नीतीश कुमार ने वहां पर खुर्शीद आलम भी थे वहां पर, उनको कहा था कि हम जो है एक तरह से आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। खाली असली बात यह है कि कौन पहले आई लव यू बोले, एक तरह से इसका सब इंतजार कर रहे हैं। तो हम तो आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। आप देखिए वही स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां पर से गठबंधन जो है वापस गठबंधन का आइडिया जो है वो फिर से शुरू हुआ है। बहुत ही की फैक्टर रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के मामले में ये बात है कि एक बार जो निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। हालांकि उनको कई लोग मौसम वैज्ञानिक भी बोलते रहे, कभी उनको पलटू राम भी बोलते रहे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब वो निर्णय लेते हैं उस निर्णय पे वो लगातार जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं वो। और इस समय उन्होंने और बहुत क्लियर कर दिया। अब वो जान गए कि अगर हमें भी अपना अस्तित्व बचा के रखना है, देश का अस्तित्व बचा के रखना है, नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर कोई अभी तक ऐसा बड़ा आरोप नहीं लगा है। तो इसीलिए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि आपको प्रहार करना है तो यहाँ से शुरू अगर हम करते हैं, जहाँ पे 4-4, 5-5 स्टेक होल्डर्स हैं एक ही राज्य के अंदर, तो वहां पर से अगर तोड़फोड़ शुरू की जाए, चाहे ललन सिंह के साथ हो या चाहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हो या नीतीश कुमार और लालू यादव का कुछ बताया जाए, तो ऐसी जो फैब्रिकेटेड बनाई गई जो खबरें थी वो प्लान कराने की कोशिश जो है वो, जिसकी चर्चा हम बार बार कर चुके हैं मीडिया के थ्रू। लेकिन मीडिया जैसा हम जान रहे हैं कि मतलब वो अपने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर या उसके उकसावे पर बहुत सारे इस तरीके के काम करता है, बहुत सारी खबरें भी चलाता है। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है अब इस मामले में बहुत मजबूत है, तेजस्वी यादव भी मजबूत है, वो भी जान गए हैं कि ये सब मीडिया की प्लांटेड खबरें हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इसका कोई बहुत ज्यादा असर होगा, लेकिन इसका पॉजिटिव असर जो होगा वो लोकसभा के चुनाव के दौरान इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि विपक्ष जो है वो संगठित है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से सारे देश में जो है इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। अब एक और बात थी कि जिस समय ये 3 राज्यों में कांग्रेस पराजित हुई थी, उस समय लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस एक तरह से हार गई है, तो पता नहीं है इंडिया गठबंधन का आइडिया कितना आगे चलेगा। लेकिन कल की जो रैली है, इसके पहले भी बड़ा स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस की हार के बावजूद इनका कोई भी जो पार्टनर दल है, सहयोगी संगठन है, वो अलग नहीं होने जा रहा है। ये बात तो स्पष्ट हो गई है। इससे शायद भारतीय जनता पार्टी जो है और भी बौखलाई हुई हो सकती है। लेकिन अब जो है कल की जो रैली हुई है नागपुर में, वो बड़ी रैली थी। उस रैली के हिसाब से भी कांग्रेस की मजबूती वापस पता चल गई है कि उसके पास एक बहुत बड़ा कैडर है। और जो पूरे देश में जो है, कल देखिए सारे देश से जो कार्यकर्ता पहुंचे थे नागपुर की रैली में, तो अब बड़ा स्पष्ट है। बाकी न केवल नीतीश कुमार, बाकी भी जितने भी तरह के और दल हैं वो सब जान गए हैं कांग्रेस की ताकत को, एक बार उन्होंने फिर से पहचान लिया है इस रैली के बाद। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल जो है गठबंधन से अलग होने की सोचेगा भी। आंचल जी। जी दीपक जी, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुश्किलें नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए खड़ी की हैं, उससे बीजेपी जो है बहुत ही ज्यादा आहत हुई। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस वक्त एक और बड़ी खबर जो है वो फैलाई जा रही है, किस तरीके से लगातार तमाम झूठ फैलाया गया, लेकिन सारा झूठ जो है अब सच्चाई क्या है वो सामने आ चुकी है। झूठ जो है इनका बेनकाब हो चुका है। अब ये बताया जा रहा है
कि इंडिया गठबंधन को लेकर नाराजगी जो है वो जेडीयू में दिखाई दी। तमाम झूठ के बाद अब ये झूठ फैलाया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन को जिताना है तो फिर नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाना होगा। अब अगर इस तरह की जो खबरें चलाई जा रही हैं तो इससे किस तरीके से इंडिया गठबंधन को ही मजबूती मिल रही है? अगर नीतीश कुमार के समर्थकों को यह लगता है कि अगर नीतीश कुमार जीते तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वो जी जान लगाकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेहनत करेंगे। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे और इससे मजबूती किसे मिलेगी? इससे मजबूती इंडिया गठबंधन को मिलेगी। अमलेंदु जी, एक ये जो खबर चलाई जा रही है लगातार कि अगर इंडिया गठबंधन को जिताना है तो नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाना होगा, किस तरीके से ये खबरें तो चलाई जा रही हैं? एक तरीके से जब सारा इनका झूठ बेनकाब हो गया तो एक और झूठ और जो एक प्रोपेगेंडा है उसके तहत ये खबरें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इससे फायदा जो है वो तो इंडिया गठबंधन को ही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के चेहरों की कोई कमी नहीं है। सबकी मतलब कई चेहरे हैं। समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। अब अगर नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दें तो दिक्कत क्या है इसमें? भाई, किसी भी दल का कार्यकर्ता जो अपने नेता को चाहेगा कि वो प्रधानमंत्री बने, कौन नहीं चाहेगा कि उसका नेता नहीं बने? भाई, कल को समाजवादी पार्टी के लोग भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को होना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस के कह सकते हैं ममता बनर्जी को होना चाहिए, शिवसेना के कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को होना चाहिए, कांग्रेस लोग कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बहुत लोग हैं और जिनका राष्ट्रीय स्तर पे एक स्वीकार्यता आप कह सकते हैं या जिनके पास एक अनुभव है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी अभी पिछली दिल्ली में, तो उसमें जब प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का, तो वो सबने अस्वीकार इसलिए कर दिया कि कोई भी जो है वो किसी एक को जो है चेहरा बना करके नहीं जाएगा। जब जीत करके आएंगे उसके बाद फिर लोग तय करेंगे, सांसद बैठ करके तय करेंगे कि इसको। लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है और लोकतांत्रिक पद्धति भी यही है और लोकतांत्रिक परंपराएं मूल्य भी यही है कि सांसद चुन करके आए और वो अपना नेता फिर चुने कि कौन प्रधानमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पर्ची निकाल करके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना रही है राज्यों में, जिस तरीके से पर्ची निकाल करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये पर्ची सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतंत्र का ये नहीं है। मतलब आप मध्य प्रदेश में अध्यक्ष चुनते हैं, अपना मुख्यमंत्री जिसको चुनते हैं, तो आपके विधायक को कोई पता नहीं होता है कि वो पर्ची निकल किसकी रही हो। यहाँ तक कि जो पर्ची खोल रहा होता है उसको नहीं पता होता है कि पर्ची में नाम किसका है। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है कि जहां आपके विधायक जो है जिसको नहीं पता है, मतलब आप मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने उप मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित कर दिया। अब उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है संविधान के अंदर जिसकी आपने शपथ भी दिलवा दी, तो यानी कि आपने असंवैधानिक शपथ दिलवा दी है क्या? ये तमाम सारे सवाल उठेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसके लिए संकट का विषय है कि उसके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बस हम तो पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा है कि जो कहे कि अमित शाह को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, या राजनाथ सिंह को बनना चाहिए, या गडकरी जी को बनना चाहिए? कल कोई कह के देख ले कि ऐसा होना चाहिए और परसों आप उसका हासिल देख ली भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हुआ। यही इंडिया गठबंधन की डेमोक्रेटिक जो नीति है और यही उसका जो है वो डेमोक्रेटिक मूल्यों के प्रति आस्था है, आप एक तरह से कह सकते हो, जिसकी वो बातें कर रहे हैं, मतलब जिसके लिए बना है गठबंधन, जो कह रहे हैं कि हम देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं। तो यही डेमोक्रेटिक तरीका है और यही डेमोक्रेटिक रास्ता है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के अंदर समझौते होंगे, कई फ्रेंडली फाइट्स भी होंगी, जैसा कि खबरें हैं कि कई जगह फ्रेंडली फाइट्स हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जब गठबंधन बनेगा तो वो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन एक होगा। चेहरा कौन होगा इसके जरिए कोई नहीं जाएगा, सांसद मिलकर के अपना चेहरा चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बनाने की बातें उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये हर दल का कार्यकर्ता जो अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करे, क्या दिक्कत है? जी हाँ, चलिए। जी अमलेंदु जी, फायदा इससे इंडिया गठबंधन को ही होगा, लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी जो लगातार जीत का दम भर रही है, लगातार ये दावा कर रही है कि 400 के पार और तमाम जो आंकड़े उनके तरफ से दिए जा रहे हैं, जो सीटों का दावा किया जा रहा है, अब उसकी भी पोल पट्टी खुल रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे धीरे धीरे किस तरीके से दक्षिण भारत में तो इनका सफाया हो चुका है। अगर हम कर्नाटक की बात करें, थोड़ी बहुत उम्मीदें जो हैं वो बीजेपी को वहां से दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब वहां पर भी जिस प्रकार से लगातार खुलासे हो रहे हैं कि कोविड काल में भी आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया और इनके खुद के विधायक जो हैं, इनके नेता हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत से तो बीजेपी अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। उत्तर भारत जहां पर ये बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए, राजस्थान और बिहार की जो लगातार ये चर्चा कर रहे हैं,
अब बिहार में इनका गठबंधन जो है नीतीश कुमार के साथ वो तो टूट ही चुका है। अब लाने की कोशिश में ये थे, लेकिन उसमें भी अब झटका मिल रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आकर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे। तमाम तरह की बातें जो है ये फैलाई जा रही थी कि ऐसा कुछ हो और किस तरीके से पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब वहां पर भी नीतीश कुमार ने तगड़ा झटका दे दिया। वहां पर भी उन मुद्दों पर चर्चा हो गई जहां पर ये बोलना नहीं चाहते, जहां पर ये खामोश हो जाते हैं, जिसकी चर्चा करने भर से सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। और तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार इनको घेर रहे हैं, तो धीरे धीरे राज्य जो हैं जिस पर ये दम भर रहे थे उत्तर भारत के, वो भी इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। दीपक जी, आप देखिए, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि किस तरीके से लोकसभा का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। ये सीटें, जिन सीटों का ये दम भर रहे हैं कि हम 400 पार लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे? सफाया तो उत्तर भारत में भी हो रहा है, एक एक राज्य करके। दीपक जी से संपर्क जो है वो टूट गया है। अमलेंदु जी, देखिए किस तरीके से उत्तर भारत में भी अगर देखें तो एक एक करके सारे राज्य इनके हाथ से निकल रहे हैं। पूर्वोत्तर में अगर आप देखिए तो मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसका असर पूरे पूर्वोत्तर में पड़ रहा है। लगातार बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं, वहां पर मंच साझा करने से नेता जो है वो मना कर रहे हैं। अब उत्तर भारत के बाकी राज्यों में अगर हम देखें तो वहां पर भी किस तरीके से एक एक करके, चाहे हरियाणा देख लीजिए, वहां पर भी खिलाड़ियों की वजह से जाटों में नाराजगी है। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है हरियाणा में, अब उसको लेकर वहां पर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। और बिहार, जहां पर थोड़ी बहुत उम्मीद जो है इनको लग रही थी कि अगर नीतीश कुमार को किसी तरीके से मना लिया जाए तो बात बन सकती है, अब वो उन्होंने भी झटका दे दिया है। दीपक जी, आपसे संपर्क टूट गया था, ये सवाल आपसे लेना चाहूंगी मैं कि उत्तर भारत में एक एक करके बीजेपी का जो है वो किस तरीके से सूफड़ा जो है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण में तो हो ही चुका है, उत्तर भारत में भी एक एक राज्य इनके हाथ से निकल रहे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो सारी की सारी जो है ये करीब 8 या 9 जो राज्य हैं, मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे 9 राज्य हैं जहां पर उनको ऐसा लगता है कि राम मंदिर का असर पड़ेगा। ये बात सही है कि दक्षिण में जो है भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे लगभग बंद है। कर्नाटक एक उम्मीद है, निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिक्कत आएगी। असम में शायद कुछ सीटें आ जाए, इनकी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है वहां पर कुछ सीटें आ जाए। उसके बाद आप बाकी जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पर भी अब कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रह गई है। पश्चिम बंगाल बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन मिलेंगी सीटें, ऐसा हम नहीं कह सकते। इतना मतलब हम इस चीज में नहीं जा सकते कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ही कोई सीट नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी होता भी नहीं है। राजनीतिक दल है, बहुत बड़ा दल है, इतने समय से सरकार चला रहा है, कई राज्यों में सरकार है, तो एकदम से ऐसा साफ नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि 400 पार का जो टास्क है बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई योजना होगी, वो हो सकता है कि कर रहे होंगे। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां पर 4-4, 5-5 स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अलग मतलब जिस हिसाब से कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, वामपंथी दल है, तो ये मिलके जिस समय एक साथ चुनाव लड़ेंगे और अगर इसी तरीके का मैसेज जो है, इसी तरीके का डिजाइन है, अगर विपक्ष का, संयुक्त विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का पूरे देश में अपनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत तकलीफ की बात तो होगी। लेकिन उनके देखिए अपने उनके टारगेट्स हैं, अपने लक्ष्य हैं, वो चाहते हैं 400 के पार जा रहे हैं, तो कहा नहीं जा सकता उनके पास अपनी क्या योजना है। लेकिन मेरा जो अपना मानना है वो शायद दो बातें हैं, उस पर वो सबसे ज्यादा जोर देंगे। ये मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है गलत भी हो जाए। पहला तो लगभग ठीक होना चाहिए कि राम मंदिर पे बहुत ज्यादा उन लोगों को भरोसा है कि राम मंदिर का मुद्दा एक बार जब होगा 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो जाएगा तो पूरे देश में एक तरह से राम की लहर हो सकती है। तो उसमें कितनी अब वास्तविक होती है नहीं होती देखना पड़ेगा। दक्षिण में हालांकि इसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरा एक शायद हो सकता है कि जो बागी एमपी, बाकी जो उम्मीदवार अगर होते हैं किसी भी दल के, देखिए इस समय 4-5 लोगों के बीच बंटवारा होना है सीटों का, तो हो सकता है बहुत सारे दलों में असंतोषी व्यक्ति भी होंगे। अगर वो अलग से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी मदद करती है, जैसे कई बार होता भी है ऐसा कि जो बागी उम्मीदवार होते हैं उसको पूरा सपोर्ट किया जाता है, चाहे वित्तीय मदद हो चाहे अन्य तरीके से। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर हर पार्टी से लोग टूट के अलग से खुद स्वतंत्र रूप से खड़े होते गए, निर्दलीय के रूप में होते गए, तो ऐसा मेरा अनुमान है कि इन दो तत्वों पर, इन दो तथ्यों पर ही जो है
भारतीय जनता पार्टी की आस हो सकती है। लेकिन ये बात जरूर है कि टास्क बहुत मुश्किल है। 400 का पार देखिए, अभी तो 272 तक तो पहुंचे पहले, वो 400 की बात तो बात की बात है। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आंचल जी, ये जो जिस प्रकार से ये बात फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार को जब तक प्रधानमंत्री चेहरा का फेस नहीं बनाया जाता वो काम नहीं करेंगे, तो देखिए ऐसा वहां पे जितने लोग थे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, मतलब वो सारे के सारे अनुभवी। देखना चाहूंगी दीपक जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को अगर जिताना है तो नीतीश कुमार को फेस बनाना होगा, पीएम फेस बनाना होगा, ये कहा जा रहा है, काम ना करने की बात नहीं है। नहीं, मतलब उसका यही है कि ठीक है, मेरा ये कहना था कि वहां पर जितने भी अनुभवी किस्म के वहां पे सारे के सारे राजनीतिक इकट्ठा हुए हैं, वो एक बात तो जानते हैं कि जब तक इंडिया गठबंधन जीत नहीं जाता, बहुमत नहीं पा लेता, नीतीश कुमार क्या कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। खड़गे भी कैसे बनेंगे जब तक कि इंडिया गठबंधन को जो मैजिक फिगर जो है बहुमत का जो है 272 सीटों का है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, अकेले इनके कहने से तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बना दिया जाएगा ना। जिस गठबंधन में 28 दल शामिल है, तो मुझे नहीं लगता कि वाकई में कोई भी इतना भी अनुभवहीन राजनीतिक वहां पर नहीं होगा जो इस तरीके की मांग करे या इस तरीके का सोचे कि इन्हें अगर फेस बनाया जाएगा तभी इंडिया गठबंधन जीत पाएगा, या जो भी है आपस में इसको इंडिया गठबंधन के संबंध, जीतने का संबंध अगर नीतीश कुमार के साथ जोड़ा जाता है या नीतीश कुमार का फेस इंडिया गठबंधन की जीत के साथ जोड़ा जाता है, तो अभी बहुत जल्दी है, वो हर कोई जानता है इस बात को। पहले आप जीतिए तो सही, उसके बाद सबकी सहमति होगी तो। दूसरी बात, जेडीयू का अस्तित्व कितने राज्यों में है, इसके अलावा तो और कहीं नहीं है। अकेले अगर कोई पूरे देश में किसकी उपस्थिति है, वो तो कांग्रेस की ही है। तो निश्चित रूप से जिस समय विचार करने के लिए, अब हाइपोथेटिकल है, पहले मान लिया जाए कि चलिए इंडिया गठबंधन जीत गया, अगर हम ये मान के चले तो उसके बाद तो पहले बैठेंगे ना, सारे लोग तय करेंगे। और अगर नीतीश कुमार भी बन जाते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन पहले तय करना होगा। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सब कुछ जेडीयू की तय नहीं कर सकते कि इंडिया गठबंधन का देश किसे आगे बढ़ाना चाहिए, तब इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। चलिए, लेकिन बिहार में तो बीजेपी के साथ बड़ा खेल हो गया है, उम्मीदों पर पानी फिर गया। किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर तमाम खबरें चलाई गई, लेकिन अब जो खबरें आई, कार्यकारिणी की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसको लेकर प्रस्ताव पास हुए, वो सब बीजेपी को झटका देने वाले थे। अमलेंदु जी, एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर आपका लेना चाहेंगे, किस तरीके से नीतीश कुमार ने हवा निकाल दी है? नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो हवा यही निकाल दी कि जिस तरीके से अभी तक किया जा रहा था प्रोपेगेंडा, वो प्रोपेगेंडा की उन्होंने हवा निकाल दी। दूसरे जिन मुद्दों पे चर्चा हुई उन मुद्दों पे भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से हवा निकल गई। यानी कि ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस और भाकपा माले के साथ बिहार में जो महागठबंधन बना हुआ है वो मजबूती के साथ चुनाव में जा रहा है, और उन्हीं मुद्दों पे चुनाव में जा रहा है जिन मुद्दों की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों की बातें कर रहा है। तो मुद्दों के स्तर पे भी चीज़ स्पष्ट हो गई, और जिस तरीके से अब चुनाव में जाने की बात हुई उससे भी स्पष्ट हो गया कि वो एकदम एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जा रहे हैं। सारे जो धुंध थी वो एक तरीके से कहा जाए वो धुंध छट गई है। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें हैं वो ये है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे, कि जिस तरीके से वो आशा लगाए बैठे थे कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई टूट फूट होगी, नीतीश कुमार जो है अलग होंगे या कुछ होगा, अब वो होंगे या नहीं होंगे या होते या नहीं होते वो अलग का मसला है। लेकिन इस तरीके की अफवाहें जो फैलाई गई थी, उन अफवाहों पे भी एक तरीके से नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया है और जनता यूनाइटेड ने। और भारतीय जनता पार्टी की जो मंसूबे पाले बैठी थी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है तो नीतीश कुमार को साथ लेना क्यों चाहती है? जी, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मजबूत है तो बिहार में लड़े, अकेले जीत करके लाए सारी सीटें, तो आप क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार आपके साथ आए? भाई आप तो दावा कर रहे हैं ना कि आप 400 सीटें जीत करके लाएंगे, तो उन 400 सीटों में क्या बिहार की सीटें शामिल नहीं है? जिन 400 सीटों को आप जीतने की बात कर रहे हैं, तो जिन 400 सीटों को आप जीतने की बात कर रहे हैं उसमें बिहार की सीटें भी शामिल हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार आपके साथ आए? जाने दीजिए आप नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ में। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरियां और परेशानियां वो सब इस प्रकरण से सामने निकल करके आई हैं। इसमें नुकसान जनता यूनाइटेड का या इंडिया गठबंधन का नहीं हुआ है। मैं फिर कहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही हुआ है, और इस मीडिया ने जो है, जो एक धड़ा मीडिया का है, उसने ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का अति उत्साह में कराया है। आंचल जी अमलेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और जो हकीकत है वो दिखाने के लिए। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी। लगातार जो झूठ फैलाया जा रहा था वो सच क्या है और उस झूठ को बेनकाब करते हुए सच्चाई हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही बिहार की राजनीति को लेकर जो तमाम ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, सरकार गिरने जा रही है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, तमाम तरह की खबरें जो थी, अब उन खबरों जो खबरें प्लांट की गई उनकी हवा जो है वो निकल चुकी है। किस तरीके से बीजेपी जो उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि बिहार में किसी तरीके से नीतीश कुमार को अपने पाले मिलाकर एक नया समीकरण बनाकर और थोड़ी बहुत जो बढ़त है वो बीजेपी बनाने की कोशिश में थी, लेकिन अब उसको बीजेपी को बिहार में बड़ा झटका लग गया है। और नीतीश कुमार ने सिर्फ एक ही झटका नहीं बल्कि कई और भी झटके दे दिए हैं। उन मुद्दों पर भी बातचीत हुई कार्यकारिणी की बैठक में, जिस मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है। सांसदों के निलंबन पर चर्चा की गई, जातीय जनगणना को लेकर चर्चा की गई और इससे ये साफ पता चल रहा है, ललन सिंह का जो बयान आ रहा है उन सबसे, कि बीजेपी को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चुनाव में भी पटखनी देने के लिए अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जो क्षेत्रीय दल हैं और इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर किस तरीके से मजबूती के साथ आगे आकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और रणनीति बन रही है। तो आप सभी का धन्यवाद और देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि जितने भी झूठ हैं वो यहाँ पर बेनकाब होते रहते हैं।